लोग अक्सर सोचते हैं कि चुनाव का मतलब है बस जाकर एक बटन दबा देना। लेकिन सच तो ये है कि ये शासन के लिए की जाने वाली एक बहुत ही गहरी डेटा इंजीनियरिंग है। आज हम इसी नजरिए से झारखंड की महागामा विधानसभा क्षेत्र संख्या 18 के जनादेश को समझने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे जमीन की हकीकत, आंकड़ों की जुबान और लोगों की उम्मीदें मिलकर किसी भी नेता का भविष्य तय करती हैं। हमारा पूरा विश्लेषण झारखंड के गोड्डा जिले में बसे महागामा पर केंद्रित है। देखिए, ये सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र नहीं है, ये जमीनी लोकतंत्र की एक जीती जागती केस स्टडी है। यहां डाला गया हर एक वोट अपने आप में एक कहानी कहता है, विकास के अधूरे वादों की कहानी, बनते बिगड़ते भरोसे की कहानी और एक बेहतर कल की उम्मीद की कहानी। तो चलिए देखते हैं कि इस पड़ताल में हम किन किन पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले हम महागामा की मिट्टी को समझेंगे, यानी वहां की जमीनी हकीकत। फिर हम आंकड़ों, चुनावी इतिहास और असल मुकाबले के विश्लेषण से होते हुए शासन के एक ठोस ब्लूप्रिंट और विश्वास बनाने के रास्ते तक पहुंचेंगे। तो पहला खंड, महागामा की मिट्टी। किसी भी चुनावी गणित को हल करने से पहले वहां की जमीन और वहां के लोगों के जीवन को समझना बेहद जरूरी है। यहां हम उन सच्चाइयों को देखेंगे जो आखिर में जाकर बैलेट बॉक्स के नतीजों को आकार देती हैं। स्क्रीन पर ये जो आंकड़े आप देख रहे हैं, ये महागामा की असली कहानी बयां करते हैं। सोचिए, गोड्डा ब्लॉक में गरीबी दर लगभग 36% है। इसका सीधा मतलब है कि हर 3 में से 1 से ज्यादा परिवार अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहा है। लगभग 70% आबादी खेती पर निर्भर है, लेकिन साक्षरता दर सिर्फ 55% के आसपास है। ये महज नंबर नहीं है, ये लोगों की जिंदगी की वो चुनौतियां हैं जो हर रोज राजनीतिक फैसलों का इंतजार करती हैं। और जाहिर है, जब आर्थिक चुनौतियां इतनी गहरी हों तो वो सामाजिक तनाव को जन्म देती हैं। जब किसी नौजवान को रोजगार के लिए अपना घर, अपना गांव छोड़ना पड़ता है, तो ये सिस्टम में अविश्वास का एक मौन वोट होता है। भूमि अधिग्रहण को लेकर विरोध या टूटी फूटी सड़कें, ये सिर्फ असुविधाएं नहीं हैं, ये लोगों के आत्मसम्मान का सवाल बन जाती हैं। याद रखिए, संविधान हर नागरिक को गरिमा के साथ जीने का अधिकार देता है और एक जिम्मेदार सार्वजनिक संवाद इसी सम्मान की नींव पर खड़ा होता है। दूसरा खंड, वो आंकड़े जो बोलते हैं। तो चलिए जमीन की भावनाओं से अब 2024 चुनाव के उन ठोस आंकड़ों की तरफ बढ़ते हैं जो इस जनादेश की एक साफ तस्वीर हमारे सामने रखते हैं। 66.4% मतदान। ये आंकड़ा अपने आप में बहुत कुछ कहता है। ये बताता है कि महागामा के मतदाता चुप नहीं हैं, वो उदासीन नहीं हैं। इतनी बड़ी संख्या में लोगों का वोट डालने के लिए बाहर आना दिखाता है कि वो व्यवस्था में अपनी हिस्सेदारी चाहते हैं और अपने चुने हुए प्रतिनिधियों से जवाबदेही की उम्मीद रखते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिले 51% वोट। 50% के मनोवैज्ञानिक आंकड़े को पार करना किसी भी चुनाव में एक निर्णायक जनादेश माना जाता है। ये महज एक जीत नहीं है, ये एक साफ संदेश है कि वोटरों के एक बहुत बड़े हिस्से ने अपनी उम्मीदें इस दल के साथ जुड़ी हैं। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को भी लगभग 43% वोट मिले। ये भी एक बहुत बड़ा समर्थन आधार है। इससे साफ है कि मुकाबला काफी कड़ा था और विपक्ष की आवाज भी इस क्षेत्र में बहुत मजबूत है, जिसे कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। और अंत में हार और जीत का फैसला हुआ 18,645 वोटों से। यही वो संख्या है जिसने नतीजा तय किया। ये आंकड़ा हमें याद दिलाता है कि लोकतंत्र में एक एक वोट की कीमत क्या होती है। ये डैशबोर्ड एक तरह से पूरे चुनावी गणित का सार है। आप देख सकते हैं, लगभग 3 लाख मतदाताओं में से 2/3 ने वोट डाला। विजेता और उप विजेता के बीच वोट शेयर का अंतर करीब 8.3% का रहा। यही अंतर है जो विजेता को शासन करने का अधिकार भी देता है और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी सौंपता है। अब एक नजर महागामा के सामाजिक ताने बाने पर डालते हैं। लगभग 46% मुस्लिम आबादी, 52% हिंदू आबादी, जिसमें करीब 10% अनुसूचित जाति और 7% अनुसूचित जनजाति के लोग शामिल हैं। एक राजनीतिक रणनीतिकार के लिए ये सिर्फ प्रतिशत नहीं है, ये अलग अलग समुदाय हैं जिनकी अपनी चिंताएं हैं, अपनी सांस्कृतिक पहचान है और भविष्य को लेकर अपनी उम्मीदें हैं। एक सफल नेतृत्व वही होता है जो इन सभी धागों को एक साथ बुनकर आगे बढ़ सके। तीसरा खंड, बदलाव का इतिहास। देखिए, 2024 का नतीजा कोई अचानक हुई घटना नहीं है। इसे सही ढंग से समझने के लिए हमें महागामा के मतदाताओं के पिछले 20 साल के मिजाज को देखना होगा। ये टाइमलाइन एक बहुत दिलचस्प कहानी बताती है। महागामा के वोटर किसी एक पार्टी से बंधकर नहीं रहते, वो लगातार बदलाव करते आए हैं।
2005 में बीजेपी तो 2009 में कांग्रेस, 2014 में बीजेपी की बड़ी जीत तो 2019 में कांग्रेस की वापसी, और अब 2024 में कांग्रेस ने अपनी पकड़ और मजबूत की है। ये एक स्विंग सीट का बेहतरीन उदाहरण है, जहां जनता काम के आधार पर अपना फैसला सुनाती है। और ये ट्रेंड तब और भी साफ हो जाता है जब हम वोट शेयर में आए बदलाव को देखते हैं। 2019 से 2024 के बीच कांग्रेस ने अपना वोट शेयर 5.5% बढ़ाया, जो एक बड़ी छलांग है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी ने भी अपना वोट शेयर करीब 3.6% बढ़ाया। इसका मतलब यह हुआ कि मुकाबला और तेज हुआ, लेकिन कांग्रेस अपने समर्थन को ज्यादा असरदार तरीके से बढ़ाने और एकजुट करने में कामयाब रही। चौथा खंड, मुकाबले का विश्लेषण। अब हम सतह से थोड़ा और गहरे उतरते हैं और उन व्यवस्थागत ताकतों को समझने की कोशिश करते हैं जिन्होंने इस नतीजे को जन्म दिया। इस जीत के पीछे मोटे तौर पर 4 बड़ी वजहें नजर आती हैं। पहली, सत्ता के खिलाफ एक साफ पैटर्न। दूसरी, कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी का एक सफल सामाजिक और राजनीतिक गठबंधन। तीसरी, सरकारी योजनाओं के ऐलान और जमीन पर उनके पहुंचने के बीच जो फासला होता है, यानी इंप्लीमेंटेशन गैप, उसे एक बड़ा मुद्दा बनाना। और चौथी, एक ऐसे स्थानीय नेतृत्व का होना जिस पर लोग भरोसा कर सके। गांव-गांव, पांव-पांव, ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये जमीनी राजनीति का असली सार है। इसका मतलब है लोगों के बीच रहना, उनकी समस्याओं को सीधे उन्हीं की जुबानी सुनना और उनके हर सुख दुख में उनके साथ खड़े होना। आज के डिजिटल युग में भी भरोसे की सबसे मजबूत नींव व्यक्तिगत जुड़ाव ही है और हमेशा रहेगी। तो अगर हम विजेता गठबंधन की रणनीतिक स्थिति का विश्लेषण करें तो तस्वीर कुछ ऐसी बनती है। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनका मजबूत गठबंधन और जमीनी नेटवर्क। उनके लिए अवसर था देश में मौजूद सत्ता विरोधी माहौल, लेकिन उनकी कमजोरी भी थी संसाधनों की कमी और कहीं न कहीं एक ही चेहरे पर ज्यादा निर्भरता। और सबसे बड़ा खतरा था बीजेपी की संगठनात्मक और आर्थिक शक्ति। 5वां खंड, शासन के लिए एक ब्लूप्रिंट। देखिए, विश्लेषण का असली मकसद सिर्फ ये बताना नहीं होता कि क्या हुआ, बल्कि ये दिखाना होता है कि अब आगे क्या किया जा सकता है। तो चलिए अब हम निदान से समाधान की तरफ बढ़ते हैं। इसे हम चतुर्मुख सिद्धांत कह सकते हैं, यानी एक 4 आयामी दृष्टिकोण। पहला मोर्चा चुनावी, यानी सामाजिक समीकरण को साधना और गठबंधन को एकजुट रखना। दूसरा संगठनात्मक, यानी पार्टी को बूथ के स्तर तक मजबूत करना। तीसरा नैरेटिव का मोर्चा, यानी जमीनी शासन बनाम खोखले बयान की कहानी को लोगों के बीच स्थापित करना। और चौथा मोर्चा संसाधन, यानी कम संसाधनों का डेटा के आधार पर सबसे सटीक इस्तेमाल करना। ये सिर्फ चुनाव जीतने का नहीं, बल्कि भरोसे के साथ शासन करने का भी ब्लूप्रिंट है। और इस रणनीति को जमीन पर उतारने के लिए ये रहा 90 दिन का एक एक्शन प्लान। पहले 30 दिन संगठन को जगाने और उसे सक्रिय करने के लिए, अगले 30 दिन अपनी बात, अपना नैरेटिव हर घर तक पहुंचाने के लिए, उसके बाद के 23 दिन एक-एक वोटर से सीधा संपर्क साधने के लिए, और आखिरी हफ्ता अपने समर्थकों को पोलिंग बूथ तक लाकर वोट डलवाने के लिए। एक सफल अभियान हमेशा अनुशासन और एक समयबद्ध योजना पर ही टिका होता है। और अब हम आते हैं अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण खंड पर, विश्वास का मार्ग। चुनाव जीतना सफर का अंत नहीं है, ये तो असली काम की शुरुआत है। यहीं पर एक नेता को यह सुनिश्चित करना होता है कि वो जनता के भरोसे को कायम रखे। इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है नागरिक की निजता का सम्मान करना। भारत के डेटा प्रोटेक्शन कानूनों के तहत हर नागरिक की सहमति सर्वोपरि है और शासन को इस सिद्धांत का पालन करना ही चाहिए। तो चुनाव खत्म हो चुका है, वादे किए जा चुके हैं। अब आगे क्या? असली चुनौती इस जनादेश को जमीन पर दिखाई देने वाली प्रगति में बदलने की है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य।